Good morning, students. It's our next topic of chapter number 2, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में देखेंगे। बिल ऑफ राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26th of November 1949, enacted on 26th of January 1950। ये बहुत लंबा टाइम पीरियड रहा है और बहुत लंबी स्ट्रगल रही है कॉलोनियल रूल के साथ में हमारी, जिसने हमें इंस्पायर किया कि हम भी रशियन रिवॉल्यूशन के जो मेजर आइडियाज़ थे जिनसे वर्ल्ड इन्फ्लुएंस हो रहा था, जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, वो आइडियाज़ अडॉप्ट करें और अपना एक सेपरेट फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है या जो पार्ट है उसे फ्रेम करें। तो वो हमने पार्ट नंबर 3 में आता है, जिसे हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके फ्रेम किया है। हमारे मेजर पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हट चुका है। उसके बाद में हमारे पास में 6 फंडामेंटल राइट्स बचते हैं। जैसे वैसे तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल नंबर 12 से शुरू होते हैं और आर्टिकल नंबर 32 तक जाते हैं, बट आर्टिकल नंबर 12 और 13 जो है वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इनका। मेजर जो राइट्स हैं वो आर्टिकल नंबर 14 से शुरू होते हैं, यानी राइट टू इक्वालिटी, जिसमें आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18 आते हैं। फिर राइट टू फ्रीडम, इसमें आर्टिकल नंबर 19 टू आर्टिकल नंबर 22 तक आता है। और राइट टू फ्रीडम जो है, इसे क्लस्टर ऑफ वेरियस फ्रीडम राइट्स भी कहा जाता है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल नंबर 23, 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 एंड 20 टू 28। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल नंबर 29 टू 30। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल नंबर 32। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है वो फंडामेंटल राइट्स को सक्सेसफुल बनाता है। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ना हो तो अगर आपके बेसिक राइट्स को कोई मिसयूज़ भी कर रहा है या आपको अपने राइट्स को यूज़ नहीं करने दे रहा है या मनी या मसल पावर कहीं शो हो रहा है, तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आर्टिकल नंबर 32 है तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर लिमिटेशंस मार्क कर सकते हैं। फिर 7th राइट जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो आर्टिकल नंबर 19F का पार्ट था और 31 था। अब ये फंडामेंटल राइट्स में से हट गया है और इसे एक लीगल राइट जो है वो बना दिया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी देखेंगे, आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 14 क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग इक्वलिटी, यानी जुडिशियल आइज़ के अकॉर्डिंग हर कोई जो है वो इक्वल है। उसमें उसकी क्लास, उसका स्टेटस, ये रिच है, पुअर है, किस बैकग्राउंड से है, किस रिलीजन का है, किस एरिया से बिलोंग करता है, इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। एवरी पर्सन इक्वलिटी गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन, टू एवरी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ ऑन द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरी में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है पर्सनस पे, चाहे वो सिमिलर सिचुएशन में हो, अगर क्राइम हुआ है सिमिलर कंडीशंस में और वहाँ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है तो जजमेंट से रिलेटेड, तो उस कंडीशन को कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है। जैसे कुछ यहाँ पे केसेस आपको दिए हैं एग्जांपल में। 1952 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया था वेस्ट बंगाल से, अनवर अली वर्सेस वेस्ट बंगाल का। उसमें भी आर्टिकल नंबर 14 जो है उसी के अकॉर्डिंग फेयर एंड जस्ट और रीज़नेबल रिस्पॉन्सिबल जो डिक्लेरेशन था वो दिया गया था। फिर 1993 में सुप्रीम कोर्ट में एक और केस आया था, इंदिरा शाहने वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट। उसमें भी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए या मेजर ग्रोथ और प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखते हुए जो डिसीजन है वो दिया गया था। ये जो केस था ये मंडल कमीशन से रिलेटेड था, जो 27% का ओबीसी रिजर्वेशन था उससे रिलेटेड था। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल नंबर 15 जो है वो क्लैरिफाई करता है दैट स्टेट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस,
कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, यानी आप इन सब चीज़ों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो डोमिनेटिंग जो डिफरेंस होता है उसको ये रिमूव यहाँ पे करता है। According to article number 15, there is some special provisions can be made for women and children and for the upliftment of the lower community of our society like the SC, ST, socially and educationally backward classes. In other words, we can say that OBC community. Okay. Article number 16 explains the equality of opportunities. According to Indian Constitution provides us equality of opportunity to all the citizens in the matter of public employment. There were 3 restrictions on article number 16. There are some basic restrictions. Parliament may make laws prescribing the recruitments related to the residence for the state employment. State may reserve posts for the backward classes having adequate representation in a state. Law may require that the holder of any office of any religious institution shall be a person professing that particular religion. यानी आप किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा अगर आप किसी भी तरीके के रिलीजन से रिलेटेड एजुकेशन देना चाहते हो तो। लेकिन उस पर एक लिमिटेशन ये होती है कि आप किसी अदर रिलीजन को क्रिटिसाइज़ ना करो। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ को लेके अगर हम देखें तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो स्टेट अपने अकॉर्डिंग रिजर्वेशन उसमें दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग उसमें रिजर्वेशन दे सकती है। इक्वलिटी फ्रेम होगी अगर हम उसके क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो। आर्टिकल नंबर 70 डिस्क्राइब्स द अनटचेबिलिटी, अबॉलिश द अनटचेबिलिटी। अबॉलिश करना अनटचेबिलिटीज़ की जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग। इसके लिए स्पेशल एनेक्टमेंट्स जो हुए हैं वो भी बने हैं, जैसे अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। इट प्रोवाइड्स द पेनल्टी फॉर प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम एंटरिंग अ प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप और टेकिंग वाटर फ्रॉम द टैंक, वेल और स्प्रिंग्स। इसके अकॉर्डिंग अगर पब्लिक प्लेसेस पे जाने से और वाटर टैंक है वहाँ से पानी वानी भरने से रिलेटेड, टेम्पल्स वगैरह में जाने से रिलेटेड अगर किसी भी पर्सन को रोका जाता है तो उसके अगेंस्ट में पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976, इसके अकॉर्डिंग 76 में अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट बना जिसे रीनेम किया गया बाद में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के नाम से। इसमें किसी भी पर्सन को आप डिसक्वालीफाई नहीं कर सकते इलेक्शंस में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में कि भाई आप कास्ट के बेसिस पे नहीं जा सकते वहाँ पे, या ऐसा कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। that convicted the person shall be disqualified from contesting elections to parliament and state legislature। अगर कहीं पे भी स्टेट मतलब कास्ट से रिलेटेड कमेंट्स आ जाते हैं तो 6 इयर्स तक की, उस कंडीशन में 6 इयर्स तक की जो रिस्ट्रिक्शन है वो उस पर लग सकती है, उसे डिसक्वालीफाई उस कंडीशन में किया जा सकता है। अदरवाइज़ अगर एक SC ST भी इलेक्शंस में जाना चाहता है तो हम उसे डिसक्वालीफाई नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 18 डिस्क्राइब द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स दैट द स्टेट की टाइटल्स जो हैं एक्सेप्ट द मिलिट्री टाइटल्स एंड एकेडमिक, उसके अलावा अगर आप कहीं पे भी अपने नाम के आगे कोई भी टाइटल यूज़ करते हो तो वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट है। जैसे पहले क्या होता था, सर का टाइटल दे दिया जाता था, या हम जो बाकी जो अपने राजघराने से जो लोग बिलोंग करते थे वो राजा का टाइटल अपने आगे लगा लेते थे। ऐसा कोई भी टाइटल एट प्रेजेंट हम यूज़ नहीं कर सकते। ये इसलिए किया गया था कि सोसाइटी में से जो एक डिस्क्रिमिनेटिव स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ जो होती हैं उन्हें रिमूव किया जा सके। हाँ, आप मिलिट्री में अगर आपकी कोई डेजिग्नेशन है या एकेडमिकली आपने कोई डेजिग्नेशन ली है तो आप उस डेजिग्नेशन को यूज़ कर सकते हो। आप प्रोफेशनली अपनी किसी डेजिग्नेशन को यूज़ कर सकते हो, बट बाकी नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने राय बहादुर, खान बहादुर जैसे टाइटल्स दिए थे जिन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। इवन अगर किसी इंडियन को किसी आउटर नेशन के थ्रू भी कोई टाइटल दिया जाता है तो भी उसे इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी ज़रूरी होती है। ठीक है। जैसे मिलिट्री और एकेडमिक डेस्टिनेशंस होते हैं, जैसे जनरल है, ब्रिगेडियर है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, ये जो हैं ये एक्सेप्टेड हैं, ये अलग
कंडीशंस मानी जाती हैं कि भाई आपने उस चीज़ के लिए स्टडी की है या आपने उस चीज़ के लिए इतने एफ़र्ट्स लगाए हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे एक्सेप्ट की जाती हैं। इसके अलावा जितने भी टाइटल्स हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर है, इनको अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ ने डॉक्टरेट की डिग्री दी है, तो उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट से पहले परमिशन ली है, उसके बाद वो उन टाइटल्स को यूज़ कर सकते हैं।